तो आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है सिंबल्स यूज्ड इन अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन में ढेर सारे सिंबल्स यूज़ होते हैं। अभी तक हमने सिंपल एक इक्वेशन को देखा था, जैसे अगर मैं बोलूँ 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। ये एक इक्वेशन मैंने लिखी थी अभी तक, जितना मैंने पढ़ाया था उसमें हमने देखा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। और मैंने इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा है क्योंकि अब तुम लोगों ने बैलेंसिंग सीख ली है। लेकिन इसमें से मुझे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये पानी है। ना मुझे इनके फिजिकल स्टेट के बारे में पता है कि ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। ना मुझे पता चल रहा है कि इस इक्वेशन के दौरान क्या किसी और चीज़ का भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हम कोई केमिकल इक्वेशन नहीं लिखते, हमें उसको कंप्लीट लिखने के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो आज हम उन सिंबल्स को देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो सिंबल है वो है S। वो कब लगता है, जब किसी भी चीज़ का फिजिकल स्टेट क्या हो, सॉलिड हो। फिर हम बात करते हैं लिक्विड। अगर किसी चीज़ का फिजिकल स्टेट लिक्विड हो तो हम क्या लिख देंगे, L लिख देंगे, ठीक है, उसके बगल में L। अगर किसी भी चीज़ का फिजिकल स्टेट गैस हो तो हम क्या लिख देंगे, G। अब एक और फिजिकल स्टेट होता है जिसको बोला जाता है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी में घुल सके या पानी में घुली हुई हो। समझ आ गया। तो कोई भी चीज़, अगर हमको ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल रहा है या ऐसा कोई रिएक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं जो कि पानी में घुला हुआ है, उसको हम बोलते हैं एक्वस। तो एक्वस जो स्टेट है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, AQ यूज़ करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद एक होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वो होता है कि जब कोई रिएक्शन हो जाए और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बचे वो जाकर ना नीचे सेटल हो जाए। अब जैसे आप कोई टेस्ट ट्यूब यूज़ कर रहे हो या फिर आप फ्लास्क यूज़ कर रहे हो रिएक्शन के लिए, या फिर आप एक बीकर यूज़ कर रहे हो, ये सब पता है क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब वेसल्स कहलाते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेसल्स। तो उस वेसल में जाकर वो चीज़ ना नीचे जमा हो जाए, ठीक है। तो जब वो नीचे जमा हो जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। समझ में आ गया। और इसीलिए इसका जो सिंबल है हम लिख देंगे PPT, ठीक है। कौन सा PPT, प्रेजेंटेशन वाला जो चलाते हैं अपन। चलो और नॉन एक्वस सॉल्यूशन एक होता है जिसमें एक्वस नहीं होता, तो हम लिख देते हैं नॉन AQ। वो बहुत रेयर है, आपको अभी इस क्लास में नहीं देखा जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये इक्वेशन लिख दी मैंने, है ना। इक्वेशन है, क्या है, तो फॉर्मूला से मिलाया हुआ एक रिएक्शन लिख दी मैंने कि ये रिएक्शन हो रही है। बट टू राइट इट इन इक्वेशन हमें इसके सिंबल्स को लिखना पड़ेगा, हमें इसकी फॉर्मूलाज को अब लिखना पड़ेगा। जिंक का क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक होता है हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H2SO4। ये अभी तो खैर सेकेंड चैप्टर में मैं फिर से कुछ एसिड्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है इसको। और फिर उसके बाद ये मिलकर बनाएगा जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अभी भी इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड है। इक्वेशन तो बैलेंस्ड है लेकिन इनकम्प्लीट है। क्यों नहीं है, क्या नहीं है, इसमें सिंबल्स नहीं है। तो सिंबल जिंक में किस फॉर्म में लूँगा, सॉलिड फॉर्म में। H2SO4 किस फॉर्म में लूँगा मैं, एक्वस। क्योंकि मैं ना सीधा एसिड नहीं ले रहा हूँ, मुझे एसिड में थोड़ा क्या मिलाना पड़ा, वाटर मिलाना पड़ा, ठीक है। क्योंकि देखो ये एक्वस लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसका मतलब है इसमें थोड़ा सा क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, फिर ये थोड़ा सा पानी में मिला हुआ है, ठीक है। अब ये पानी में मिला है या पानी इसमें मिला है, ये मैं सेकेंड चैप्टर में बताऊंगा कि एसिड के साथ हम कैसे उसको डाइल्यूट करते हैं, उसमें पानी कैसे मिलाते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं या फिर पानी को उसमें मिलाते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं या फिर उसको पानी में मिलाते हैं, ये अपन देखेंगे।
तो अभी हमने किस फॉर्म में लिया है, ये एक्वस फॉर्म में। फिर जो हमको जिंक सल्फेट मिलेगा ये भी किस फॉर्म में मिलेगा, एक्वस फॉर्म में। और जो हाइड्रोजन मिलेगी वो क्या है, गैस। वेरी गुड। और मैं यहाँ पर एक एरो लगा देता हूँ ऊपर की तरफ उड़ता हुआ, जिससे मुझे पता चलेगा कि गैस ऊपर आ रही है। समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं कहीं पर भी मुझे ऐसा मिलता कि प्रेसिपिटेट बन रहा है तो मैं उसके बाजू में क्या लिख देता, पीपीटी लिख देता। समझ में आ गया। तो ये वो सिंबल्स हैं जो यूज़ होते हैं। कुछ और चीज़ें यूज़ होती हैं उसको हम देखेंगे, पहले इतना लिख लो, ठीक है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। साथ में इसी के साथ एक और चीज़ देख लो। अच्छा ठीक है, हम एक और चीज़ देखते हैं। मान लो सिंबल्स हमने यूज़ कर लिए यहाँ पर, नंबर 1। सेकंड हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड का कंसंट्रेशन क्या होता है, सुनो ध्यान से। अगर मैं कहता हूँ एसिड कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट का मतलब गाढ़ा है, यानी उसमें वाटर का अमाउंट क्या है, कम है, और एसिड का अमाउंट ज़्यादा है। दूसरा, ठीक है, पहला तो ये हो गया कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब इसमें वाटर का अमाउंट क्या है, कम है, ठीक है। H2O क्या है, लेस, एसिड क्या है, हाई। इसका जो सिंबल होता है वो होता है CONC, कंसंट्रेटेड। समझ में आ गया। तो अगर मुझे ये भी बताना है कि जो मैंने एसिड लिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एसिड लिया है, ये कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, तो भी मैं कुछ सिंबल्स यूज़ करूँगा। दूसरा होता है डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, वाटर का अमाउंट क्या है, ज़्यादा, और एसिड का अमाउंट क्या है, कम। इसको मैं लिख देता हूँ DIL डॉट। समझ आ गया। तो अगर मुझे बताना है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड था ये डाइल्यूटेड था, तो मैं क्या लिख दूंगा आगे, DIL डॉट। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब लिख लो। कोई सवाल, तुम्हारे चेहरे पे मुझे कोई सवाल दिख रहा है क्या? ये सब पता कैसे चलता है कि वो डाइल्यूटेड है या कंसनट्रेट है? हाथ में डाल के, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाथ में डाल के नहीं होता, पेपर में दिया रहेगा, ठीक है। पेपर में आपको गिवन रहेगा कि जिंक को आपको किसके साथ रिएक्ट कराना है, ठीक है। अभी हम बिल्कुल बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे चल के जब तुम रिएक्शंस देखोगे ना तो तुम्हें खुद दिखेगा कि उसमें डाइल्यूट दिया है या कंसनट्रेटेड, ठीक है। और डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में फ़र्क पड़ता है, थोड़ी सी रिएक्शन में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि उसका कंसनट्रेशन कितना। अब कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें एसिड का बहुत बड़ा रोल है, तो जब कंसनट्रेटेड होगा तो वो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, और डाइल्यूट होगा तो वो थोड़ी सी धीरे होगी, ठीक है ना। तो रोल होता है। बट जनरली जब हम लैब्स की बात करते हैं, जो हमारे स्कूल्स वगैरह में होती हैं या कॉलेजेस में होती हैं, वहाँ पर कौन सा एसिड होता होगा? HCl, ठीक है। एसिड बहुत सारे टाइप के होते हैं, कंसनट्रेटेड होता होगा या डाइल्यूट? हमारे यूज़ करने के लिए, बच्चों के लिए डाइल्यूट, है ना। वो नहीं देते कंसनट्रेटेड, क्योंकि अगर गलती से भी हाथ पैर में गिर गया तो वो जला देता है स्किन को, ठीक है। इसलिए डाइल्यूट देते हैं जनरली। इसलिए रिएक्शन है ना उतने अच्छे से नहीं वो शो कर पाते हैं, फिर रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रिजल्ट आ जाता है उससे, ठीक है। कर लो, लिख लो। क्या? पोटेशियम को या सोडियम को पानी में डालते हैं तो वो फट जाता है, क्योंकि दो इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। क्या केमिकल लिक्विड फॉर्म में रखा है तो हाँ, नहीं फूटा। तो देखो क्या होता है कि जब वो बहुत समय तक मॉइस्चर में रहता है या एयर के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, तो ऑलरेडी वो अपना ऑक्साइड बना चुका होता है, ठीक है। और वो ऑक्साइड अगर बहुत समय तक रखा जाए तो वो करोजन हो जाता है उसका, ठीक है ना। अब वो करोडेड होगा, इसलिए रिएक्टिविटी शो नहीं कर रहा होगा। समझ गए। अपन को ना बहुत ज़्यादा फ्रेश चाहिए होता है, लेकिन क्यों फोड़ना है भैया, फोड़ना है, दिवाली मनानी है।
तीसरा हम देखेंगे हीट चेंजेस, कि एक रिएक्शन के दौरान हीट हमें मिल रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, मान लो आपका रिएक्टेंट है, इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, क्या किया, एब्जॉर्ब, और तब जाकर क्या बनाया, प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, अंदर की तरफ गई है, और अंदर का मतलब क्या होता है, एंडो होता है। इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक का मतलब होता है हीट और एंडो का मतलब होता है अंदर, तो जिसमें अंदर लग रही है हीट उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। और एक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए हमें हीट क्या हुई, मिल गई, बाहर निकल गई, बाहर का मतलब होता है एक्सो, तो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आ गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन है जैसे ऑक्सीजन किस फॉर्म में, गैस, नाइट्रोजन किस फॉर्म में, गैस, इसमें हीट लगी और बना 2NO। इसको मैं क्या बोलूँगा, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। समझ आ गया, दोनों नेगेटिव होते हैं। इस टाइप के बॉन्ड को देखो, यहाँ पर प्लस और माइनस वाला बॉन्ड है ना, एक अलग टाइप का बॉन्ड होता है। इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस देखी थी उसमें यही देखा था जनरली कि एक प्लस वाला एक माइनस वाला मिल रहा है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे तुम इलेक्ट्रॉन ले लेना, ठीक है, साथ में अपना अपना दोनों खुश। लेकिन ये एक अलग टाइप का बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको बोलते हैं, जिसमें दोनों नेगेटिव वाले भी, ठीक है ना, साथ में अपना बॉन्ड बना सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे 11th-12th में जाके। नाइट्रोजन ऑक्साइड, देखो सेकंड वाला हमेशा आइड ही रहेगा, ठीक है, सेकंड वाले का हमेशा सफिक्स आइड रहेगा, फर्स्ट वाले में बस जो उसका नाम है एलिमेंट का वही बोल देना, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये एक टाइप की गैस होती है और इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को। हाँ, इसको इनहेल करके ना इंसान हंसने लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये जाकर नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है थोड़ा सा, ठीक है, जैसे भांग खा के होता है ना वैसे टाइप का। तुमने खाया है, तुमने खाया है, अरे बढ़िया है, बहुत मज़ा, तुम तो वैसे ही हंसते रहते हो, तो भांग खा के तो तुम और क्या लौट गए होगे। दूसरा है Mg, मैग्नीशियम किस फॉर्म में लिया मैंने, सॉलिड फॉर्म में, इसको मैं बैलेंस कर दूं, प्लस O2 किस फॉर्म में लिया मैंने, गैस में, तो ये हो गया 2MgO। इसका नाम मैं क्या लूँगा, हाँ 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसमें मुझे हीट मिली, ठीक है, और ये पता है एक रिएक्शन है जिसका नाम है मैग्नीशियम रिबन टेस्ट। क्या होता है, एक मैग्नीशियम की रिबन होती है, जैसे वो होता है एल्यूमिनियम की फॉइल, वैसे ही मैग्नीशियम की एक रिबन होती है, रिबन तो जानते होगे, है ना। तो अगर मैं उसको जलाता हूँ तो क्या होता है, मैग्नीशियम जब जलता है, यानी किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं तो किससे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो जब वो रिएक्ट होता है तो वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हीट इसके साथ साथ वो हमें देता है लाइट भी, समझ आए, हीट भी दे रहा है और लाइट भी दे रहा है, तो जलती है वो मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना, मतलब रोशनी निकालती है जलते हुए। इज दैट क्लियर? नहीं बेटा, वो टंगस्टन वाली थी, वो अलग है, वो तो जल के पूरा राख हो जाती है, मतलब अलग हो जाती है, ठीक है। हाँ, एलईडी की जगह उसकी नहीं ले सकते, वह ऐसी लाइट नहीं निकालता कि हम उसको बहुत समय तक यूज़ कर सकें, ठीक है ना, क्योंकि वो तो जल के अलग हो जाता है। टंगस्टन का कमाल क्या था, टंगस्टन जो है वो जलता रहता है लगातार, मेल्ट नहीं होता जल्दी से, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट, समझ आ गया। अब मुझे बताओ इन दोनों में से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है,
फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकल रही है, सेकंड वाली, इसमें हीट निकल रही है। और एंडोथर्मिक कौन सी है? फर्स्ट वाली, इसमें हीट लग रही है। लिख लो। किससे? 9th के टीचर ने सब्स्टिट्यूशन में, न्यू टीचर होंगी। तो ये यही पूछा था, एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक। तो एग्जाम्पल कैसे पता होगा अभी तुम लोगों को? बना था किसी से? ठीक है। ऑप्टिमम कंडीशंस का मतलब है सही कंडीशंस एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। देखो, हर रिएक्शन ज़रूरी नहीं है किसी भी टेम्परेचर में हो जाए, या किसी भी चीज़ की प्रेजेंस में हो जाए, या किसी भी पीएच में हो जाए। हर रिएक्शन को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है या ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, अब जो डाइजेशन हमारे पेट में होता है, उस पेट में रिएक्शन जो है वो तभी हो पाएगी जब उसको कैसा पीएच मिलेगा? बहुत ज़्यादा कम एसिडिक पीएच मिलेगा, ठीक है ना। पीएच क्या होता है या फिर एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब तो नेक्स्ट चैप्टर की बात है, लेकिन तुम्हें इतना तो पता है कि हमारे पेट में एक एसिड होता है। अब वहाँ अगर एसिड HCl है, अगर वहाँ HCl है तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा? एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, तो वहाँ का पीएच कम कहलाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जितनी भी डाइजेशन की प्रोसेस होगी, वहाँ ज़रूरी है कि पीएच कैसा चाहिए? उसको कम ही चाहिए, एसिडिक ही चाहिए, ठीक है ना। अगर आप वो रिएक्शन ज़्यादा पीएच में करोगे या बेसिक एनवायरनमेंट में करोगे तो नहीं होगी। अगर कोई रिएक्शन हमारे माउथ में हो रही है तो उसको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए, समझ आ गया। उसको बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, वरना वो नहीं हो पाएगी। तो इन्हीं को हम बोलते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। इसमें एक आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है केमिस्ट्री में और लगभग हर रिएक्शन के लिए ज़रूरी है। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन किसी भी रिएक्शन को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, यानी कि रिएक्शन की स्पीड को, समझ आ गया। खुद यूज़ नहीं होगा, लेकिन या तो उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा या तो घटा देगा, ठीक है। कैटलिस्ट को हम बोलते हैं any substance that is not involved, या फिर हम बोलते हैं और consumed, इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा या कंज्यूम भी नहीं हो रहा in a reaction, but it changes the, क्या चेंज कर देगा? स्पीड, या इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं कैसे कैटलिस्ट, ये स्पीड को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, ठीक है ना। और एक होंगे कैसे कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ये स्पीड को क्या कर देंगे? ठीक है। दोनों का अपन एग्जाम्पल देखते हैं। दोनों का नहीं, चलो एक का ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक होती है प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस, क्योंकि एक साइंटिस्ट आया, पैदा हुआ और उसने एक प्रोसेस बना दी, ठीक है। उस प्रोसेस में क्या होता है? अमोनिया बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कैसे? N2 कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस, प्लस H2 बल्कि 3H2, बैलेंसिंग के लिए हम लिखेंगे 3H2, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। इसको कंडीशंस चाहिए ढेर सारी, ठीक है ना। कि मुझे सबसे पहले तो कहेगा कि टेम्परेचर चाहिए कितने डिग्री का? 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, इसको एक और कंडीशन चाहिए
200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है पर्टिकुलर, ठीक है ना, जनरली हम 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहते हैं। इसको कितना चाहिए, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ में एक कैटलिस्ट भी जो इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, वो होता है आयरन। ठीक है, आयरन जो होता है इसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है, यानी कि इस रिएक्शन की स्पीड को क्या करेगा, बढ़ा देगा, और वो फॉर्म कर देगा 2NH3। क्या बोलते हैं हम इसको, अमोनिया गैस। ठीक है, तो ये हेबर्स प्रोसेस है। ठीक है, इसको भी स्टार बना लो। जितने भी नेमिंग वाली रिएक्शन होती है ना, इंपॉर्टेंट होती है। हाँ बेटा, बैलेंस 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 मुझे तो लग रही है ना, 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन। समझ आ गया। ठीक है, तो ये है कैसे कैटलिस्ट हेल्प करता है। क्या मुझे यहाँ पर कहीं आयरन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि आयरन खुद कंज्यूम नहीं हुआ, बस वो अपनी प्रेजेंस से उसने रिएक्शन की स्पीड क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। ठीक है ना, कुछ देखो यहाँ पर ना ये जो प्रोसेस होती है, तो ये सारे जो अपन रिएक्टेंट्स यूज़ करते हैं ना, इनमें काफ़ी सारी साइट्स होती हैं, जगह होती हैं। ठीक है ना, उन जगहों पे जब ये जाकर बैठ जाता है तो वो थोड़ा और ज़्यादा तेज़ी से रिएक्टिव हो जाता है, यानी रिएक्ट ज़्यादा करने लगता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये थोड़ा सा डीप में चला जाता है केमिस्ट्री के। कुल मिला के समझो, ये बस अपनी प्रेजेंस से एक जगह ऐसी बैठ जाएगा जहाँ पर ये जो प्रोसेस होगी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। क्लियर हुआ। ठीक है, लिख लो। एक बार देखो, अगर किसी कैटलिस्ट को बहुत आसान भाषा में समझना हो कि कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट की डेफिनेशन भूल जाते हैं। तो कैटलिस्ट होता है एक मूवी के जैसा। ठीक है, किसी मूवी में क्या होता है, मान लो एक हीरो एक हीरोइन है। ठीक है, हीरो और हीरोइन का में से किसी का एक दोस्त होता है। मान लो एक हीरो हीरोइन है और उनका एक दोस्त है। ठीक है, हीरो का एक दोस्त है, तो वो क्या करता है, वो पूरी कोशिश करता है कि मेरा जो भाई है, मेरा जो दोस्त है ना, उसकी एक गर्लफ्रेंड बन जाए। ठीक है, यही कोशिश करता है। तो वो कैसे कोशिश करता है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होके नहीं करता, वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर जो लड़के लड़की का रिश्ता होता है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। वो लड़के को बोलता है कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर। ठीक है, तू जाकर उससे ऐसे बात कर, तू उसके लिए ये खरीद ले। ठीक है, तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस रिएक्शन के रेट को, कि लड़का और लड़की मिल जाए, उस रेट को बढ़ा रहा है, उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है। तो यही तो कैटलिस्ट कर रहा है। एनी सब्सटेंस दैट इज नॉट इन्वॉल्व और कंज्यूम, खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा या कंज्यूम नहीं हो रहा, बट क्या कर रहा है, बट इट चेंज द स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया वो दोस्त, लड़के का दोस्त, जो उसको ना बोल रहा है कि जा उससे बात कर ले, जा उसके पापा से बात कर ले, मम्मी से बात कर ले, मम्मी को पटा ले, पापा को पटा ले। ठीक है, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट जो कि होता है विलेन। विलेन चाहता है कि इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है लड़का और लड़की के मिलने का, वो हमेशा क्या होता रहे, कम होता रहे। ठीक है ना, तो विलेन जो हो गया वो नेगेटिव कैटलिस्ट है, और जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो है हीरो का दोस्त। एक जो है वो लड़के और लड़की के मिलने के रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है कि दोनों जल्दी से मिल जाएं, और विलेन जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, रिएक्शन के रेट को कम करने की कोशिश कर रहा है कि दोनों ना मिल पाए। ठीक है, जैसे इस प्रोसेस में ये है लड़का, हेबर्स प्रोसेस में देखो, नाइट्रोजन क्या है, लड़का, हाइड्रोजन क्या है, लड़की, दोनों मिलकर शादी करना चाहते हैं और शादी करने के बाद अमोनिया बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। 500 डिग्री का टेम्परेचर, 500 डिग्री बहुत मुश्किल है। ठीक है, कंडीशन बहुत मुश्किल है। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टेम्परेचर है। ठीक है ना, बहुत हाई प्रेशर है, इतनी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन साथ में कौन खड़ा है इनके, आयरन, ये है इसका दोस्त। किसका दोस्त है, नाइट्रोजन का दोस्त है, और कहता है तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं खड़ा हूँ ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगी, और रिएक्शन होकर इनकी शादी हो जाती है, अमोनिया बन जाता है। समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर अपन को इसका दोस्त दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है इसका दोस्त, यानी खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ, खुद नहीं आया। ठीक है, हंसो मत। ठीक है, खुद नहीं आया, लेकिन इसने उसकी रिएक्शन की रेट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब समझ में आ गया, अब तो नहीं भूलोगे। ठीक है, अब लिख लो। तो देखो,
ऑप्टिमम कंडीशंस में ये कंडीशन होती हैं किसी भी रिएक्शन के दौरान, ठीक है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन अगर होंगी तो हम कहाँ लिखते हैं, हमेशा जब भी ये कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं तो हम इसको एरो के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। जनरली हम एरो के ऊपर लिखते हैं, लेकिन अगर जगह नहीं बचती है तो हम कहाँ लिख देते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला है कैटेलिस्ट। जैसे कि इस प्रोसेस में कैटेलिस्ट क्या था, आयरन था, तो हमने उसको यहाँ पर लिख दिया। दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर भी लिख सकते हो आप। तीसरा है सनलाइट, अगर किसी भी रिएक्शन में सनलाइट का यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें हम या तो सनलाइट लिख देते हैं या फिर एक फॉर्मूला लिख देते हैं जिसको बोलते हैं एच न्यू। समझ आया? ये आप पढ़ोगे कब, 11th क्लास में जाके कि एच न्यू क्यों होता है फॉर्मूला। बट अभी बस ये समझो कि जब न्यू फ्रीक्वेंसी वाला वही याद आ रहा है ना, बट ये वो वाला न्यू फिलहाल नहीं है, ठीक है ना। न्यू को हम दो जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर जब समझोगे ना 11th क्लास में जाकर तब समझ आएगा। तो एच न्यू हम सनलाइट या लाइट को भी डिनोट करते हैं इससे। हीट जो होती है वो भी यूज़ हो सकती है, ठीक है ना। याद रखना, टेम्परेचर अलग चीज़ है, हीट अलग चीज़ है। टेम्परेचर में मैं पक्का डिफाइन करूंगा कि इतना डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। अगर मैं लिख दूंगा सिर्फ हीट तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि कितना टेम्परेचर चाहिए, मुझे बस पता होना चाहिए कि हीट इसमें इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। अगर मुझे हीट चाहिए तो इसका भी एक सिंबल होता है, एक ट्राइंगल जो यहाँ से थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है। जब भी ये सिंबल दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना, क्या डिफाइन कर रहा है वो, हीट को डिफाइन कर रहा है। कभी भी ये सिंबल दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना, किसको डिफाइन कर रहा है, सनलाइट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी। कुछ रिएक्शंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से भी होती हैं, जो कि हम इसी चैप्टर में देखेंगे। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिसिटी से भी कुछ रिएक्शन होती हैं। जैसे हमें किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब तुम हथौड़े से मारो तो काइनेटिक एनर्जी यूज़ होगी, लाइट से मारो तो लाइट एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है ना। हीट से मारो तो थर्मल एनर्जी यूज़ होगी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी से मारोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होगी। समझ आ गया? ये भी एक टाइप की एनर्जी है। हाँ, पंखा वो तो इलेक्ट्रिसिटी से घूम रहा है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। वहाँ कोई रिएक्शन अभी हमें फ़िलहाल ऐसे सामने नहीं दिख रही होती हुई, बट ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जब रिएक्शन होती है तब कोई ना कोई एनर्जी या तो लगती है या तो निकलती है, ठीक है ना। कुछ रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी निकलती भी है। समझ आ गया? ठीक है। जो सेल्स वगैरह होते हैं ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का चलना है, इलेक्ट्रॉन का घूमना, वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होना है। वहाँ में केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। कुछ में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं। समझ आ गया? हाँ, वेल्डिंग नहीं, वेल्डिंग में हम हीट यूज़ करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो ये और लिख लो, ये कंडीशंस, फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, अगला पार्ट, वो क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। समझ आ गया? ठीक है। हमें टोटल 5 टाइप की रिएक्शंस पढ़नी है, ठीक है। कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। रेडॉक्स बनती है रिडक्शन ऑक्सीडेशन को मिलाकर, ठीक है। तो आज हम अपनी पहली रिएक्शन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, और नाम में ही सब कुछ है, नाम अगर समझ लिया तो आराम से समझ आ जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से समझना, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम समझ रहे हैं कि दो चीज़ें क्या हो रही हैं, कंबाइन, या दो से ज़्यादा, या तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होकर क्या बना रही हैं, कोई एक प्रोडक्ट बना रही हैं। याद रखना यहाँ पर प्रोडक्ट एक ही होगा, ठीक है। यानी रिएक्टेंट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, या तो 2 होंगे या ज़्यादा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, 1। समझ आया? 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होकर
या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तुमसे जनरली ऐसे डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हो सकता है एमसीक्यू में ऐसा आ जाए कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अगर तुम ये समझ लोगे तो डेफिनेशन लिखने की या समझने की ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, बट फिर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, लिखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नंबर 1। क्या मैं रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में? समझ जाओगे ना? एक बार देख लो, डेफिनेशन तो क्लियर है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मैंने दो चीज़ें लिखी हैं यहाँ, एलिमेंट्स भी और कंपाउंड्स भी। अब यदि अगर तुम लोग भूल गए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होता है, तो 9th क्लास में 2nd चैप्टर में था। एलिमेंट्स जो होते हैं जो सिंगल एलिमेंट्स है, जैसे ये पीरियोडिक टेबल में जो दिए हुए हैं, है ना, सिंगल हमने कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एक्सेट्रा। कंपाउंड्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स को जब हम साथ में लिखते हैं, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को साथ में लिखते हैं, तो क्या बन जाता है, कंपाउंड। जैसे वाटर H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, ये सारे कंपाउंड्स हैं। तो अभी हम टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी देखेंगे। ठीक है ना, उसमें हम देखेंगे एलिमेंट्स भी आपस में रिएक्ट होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड भी आपस में रिएक्ट होते हैं, कंपाउंड और कंपाउंड भी आपस में रिएक्ट होते हैं। समझ आ गया? तो अभी इतना लिख लो, फिर हम टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे। कोई बात नहीं, पढ़ाई तो हो रही है ना, ठीक है। मुश्किल है, एनीवेज चलो, अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी टाइप्स देखेंगे। ठीक है, पहला जो टाइप है वो है दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, टू फॉर्म अ। इसकी एक रिएक्शन, मतलब इसका एक एग्जाम्पल हमने देख लिया था, अब उसको थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एक एलिमेंट है, बी दूसरा एलिमेंट है, दोनों मिलकर क्या बन गए, ए बी, क्योंकि दोनों एलिमेंट उसमें जुड़ गए हैं, कंबाइन हो गए। तो ए एक एलिमेंट है, बी दूसरा एलिमेंट है, ए बी क्या बन गया, कंपाउंड। ठीक है ना, ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जाम्पल, अब बेटा सुनो,
अब मैं हर रिएक्शन में जितने भी एग्जाम्पल बताऊंगा वो सब इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में पता है क्या आता है, केवल एग्जाम्पल्स आते हैं, या फिर मैं कहूँगा एग्जाम्पल्स ही सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तुमसे ये पूछा जाएगा कि अगर ये x है और ये इससे रिएक्ट हुआ तो इसने y प्रोडक्ट बना लिया, और इस y प्रोडक्ट जो है वो इस चीज़ में आराम से घुल जाता है, तो x और y क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं अगर तुमने एग्जाम्पल्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है ना, अभी मैं एक एग्जाम्पल तुमको दूंगा यहाँ पर जो कि हम पढ़ चुके हैं, बट हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वही एग्जाम्पल है बर्निंग आ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना। ठीक है ना, अब देखो क्या होता है, ये दो तरीके से होता है। अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे कर रहा हूँ, रूम टेम्परेचर जनरली 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, तो मैं इसमें यूज़ करूँगा मैग्नीशियम, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन। ठीक है ना, मैग्नीशियम किस फॉर्म में होगा बेटा, सॉलिड, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा, गैस। ये बनाएगा 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि किस फॉर्म में होगा, सॉलिड। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, कंपाउंड। लेकिन इस रिएक्शन के दौरान हमें लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये किस में हो रहा है, रूम टेम्परेचर में हो रहा है। समझ आ गया। लेकिन अब अगर मैं इसको करता हूँ ऑन हीटिंग, अब मैं इस रिएक्शन को करते हुए हीट करूँ, यानी कि इसके आसपास हीट प्रोड्यूस करूँ, या फिर इसको एक गर्म कंडीशन में करूँ। ठीक है ना, या फिर सिंपली देखो, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करना वो तो मैं रखे रखे भी कर सकता हूँ। अगर मैं मैग्नीशियम को रख दूँ सिंपली, तो अपने आसपास ऑक्सीजन होती है। ठीक है ना, तब मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा उसमें लाइट नहीं निकलेगी। लेकिन अब मैं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करूँगा मैग्नीशियम की, वो मैं जला के करूँगा। समझ आ गया, और मैं जलाऊँगा यानी मैं क्या दे रहा हूँ, उसको हीट वाली कंडीशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैग्नीशियम जो है Mg जो कि सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा जो कि गैस है, यहाँ पर मैंने क्या दे दी, उसको हीट दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो बनाएगा MgO, या फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पर मैंने जलाया था उसको। ठीक है ना, ऑक्सीजन का यहाँ पर लगना ही कुल मिला के है कि मैंने उसको क्या किया, बर्न किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे वापस से क्या मिल जाएगी, हीट। ठीक है ना, साथ ही साथ अब मुझे एक और चीज़ मिल जाएगी। क्लियर हुआ, यानी मैंने इसको जलाया है, बर्न किया है, तब मैं समझ आ गया कि मैंने उसको हीट प्रोवाइड करी, हीटिंग में हुआ। उसके दौरान मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड मिला, हीट मिली क्योंकि वो जल रहा था, और तीसरा क्या मिला, लाइट। तो जब तक मैं उसको जलाऊंगा नहीं, मुझे लाइट नहीं मिलेगी। नॉर्मल ऑक्सीजन से रिएक्शन में या फिर रखे रखे जब रिएक्ट होगा तब मुझे लाइट नहीं मिलेगी। समझ आ गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिख लो। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एलिमेंट एलिमेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि क्या रिएक्ट हो रहे हैं, दो एलिमेंट। ठीक है, ओके। अगली जो रिएक्शन है वो होगी कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। पिछली रिएक्शन में हमने किन को मिलाया था, दो एलिमेंट्स को, क्या बनाने के लिए, कंपाउंड। इसमें हम दो कंपाउंड्स को या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को ही मिलाएंगे, क्या बनाने के लिए, एक नया कंपाउंड। तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं AB जो कि एक कंपाउंड है, ठीक है, प्लस BC जो कि नहीं, BC नहीं, CD जो कि दूसरा कंपाउंड है। ये मिलकर कंबाइन होकर बना देगा ABCD नाम का एक नया कंपाउंड। समझ आ गया, ठीक है ना, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। इसमें जो होगा रिएक्शन ऑफ
क्विक लाइम विथ वाटर। ध्यान से सुनना, क्विक लाइम होता है चूना, ठीक है ना। क्विक लाइम जो है उसका फॉर्मूला होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कंपाउंड है एक, क्योंकि कैल्शियम भी है और ऑक्सीजन भी, प्लस इसका रिएक्शन मैंने किससे किया, वाटर से, जो कि किस फॉर्म में होगा, लिक्विड। जब ये होगा रिएक्ट तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होगा बेटा, ये या तो सॉलिड फॉर्म में होगा या फिर एक्वस फॉर्म में होगा। अगर पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में होता तो हम बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है ना। वो कब होगा, जब हम पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। ज़्यादा पानी यूज़ करने पर ये पूरा लिक्विफाइड हो जाता या बहुत ज़्यादा एक्वस फॉर्म में होता तो हम उसको लाइम वाटर कहते हैं। अभी हम इसको क्या कह रहे हैं, स्लेक्ड लाइम। क्लियर हुआ। ये भी एक कंपाउंड था, ये भी एक कंपाउंड था, दो कंपाउंड ने मिलकर एक नया कंपाउंड बना दिया, समझ आ गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। और इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। पिछले वाले का नाम क्या था, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन यहां तक नहीं रुकना है, हम इस रिएक्शन में थोड़ा सा आगे जाएंगे। एक चीज समझ लो, ये जो CaOH ट्वाइस है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये डिसॉल्व्ड इन वाटर और या तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन बनाए जो कि कैसा हो, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब मैंने 9th क्लास में बताया था, जो अब फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब डिसॉल्व्ड इन वाटर आराम से होता है तो हम इसको बोलते हैं लाइम वॉश, ठीक है, लाइम वॉश। और जब ये पूरा सैचुरेट हो जाए यानी भर जाए पानी से, पानी 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 और पूरा पानी में ये भर जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, ठीक है। पानी पर डिपेंड करेगा, ठीक है, पानी में कितना घुल रहा है ये, ठीक है ना। अगर ये डिसॉल्व्ड इन वाटर है, अभी भी पानी में घुल पा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लाइम वॉश। और जब सैचुरेटेड हो जाए तो लाइम वाटर, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे बस ये पूछा जाएगा कि जब ये रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ठीक है ना। अगर ये पानी में घुलेगा तो क्या होगा और सैचुरेटेड होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। मेन चीज़ ये याद रखना है कि ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा, याद रखना। ऑक्साइड जब पानी में मिलता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके आगे भी रिएक्शन है, वो देख लो एक बार। अब जब मेरा वो जो स्लेक्ड लाइम है वो बन गया, अच्छा पहले बात तो ये जो पूरी रिएक्शन हुई इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। सबसे पहले ये रिएक्शन थी वेरी फास्ट, तेज़ रिएक्शन थी, इसको मैं बोलता हूँ विगरस रिएक्शन। जब विगरस मतलब कहूँ ना, यानी बहुत तेज़ी से हो गई। नंबर 2, इस रिएक्शन के दौरान मुझे क्या मिली, हीट। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, मिल रही है हीट, बाहर आ रही है, कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। और वाटर जो है इतना गर्म हो जाता है कि वो क्या हो जाता है, बॉईल हो जाता है, ठीक है। कभी चूने में पानी डाल के देखना या पानी में चूना डाल के देखना, गर्म हो जाता है वो, ठीक है ना। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। और एक हिसिंग साउंड निकालता है, सांप जैसा, ठीक है, हाँ वैसे ही, ठीक है। हाँ वो नहीं सुना, कोई बात नहीं, करना, ठीक है। बबल निकलते हैं, बबल निकलने के बाद थोड़ा ध्यान से जाकर देखोगे ना कान लगा के, तो हिसिंग साउंड निकलेगा, जैसे सीटी बज रही हो, ठीक है ना।
ये चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इसके बाद बेटा, इसके बाद क्या होता है कि अगर मुझे पुताई करनी है, ठीक है ना, अभी मैं पुताई नहीं कर सकता, अभी मुझे कोई सॉलिड चीज़ चाहिए जिसको मैं आराम से पोंछ सकूं या सेमी सॉलिड चीज़, तो मैं क्या करता हूँ, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो कि एक्वस है, इसको मैं किसकी प्रेजेंस में लाता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि नॉर्मली जब हम घर पे रहते हैं तो ये हो जाती है रिएक्शन। मैंने पानी मिलाया, स्लेट लाइन बना, उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, वो किससे रिएक्ट हो जाएगा, एयर की कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में रहती है, सॉलिड गैस फॉर्म में रहती है। तो इससे मुझे मिलता है एक और कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट मुझे मिलता है और ये मुझे शाइनी फिनिश देता है, इससे मैं पुताई कर सकता हूँ, ठीक है। सॉलिड प्लस साथ में मुझे मिलेगा H2O। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये जो नीचे लिखी है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कितने प्रोडक्ट मिले, 2, कॉम्बिनेशन में हमेशा कितना मिलता है, 1, ये रूल है, एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है ये दूसरे टाइप की रिएक्शन है जिसको हम आगे देख सकते हैं। बट फिलहाल मैं बस ये बता रहा हूँ कि जब हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर से रिएक्ट करें, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, जो कि मुझे कैसी फिनिश देगा, शाइनी फिनिश देगा, ठीक है, क्लियर हुआ। और इस कैल्शियम कार्बोनेट से काफ़ी चीज़ें बनती हैं, इंक्लूडिंग दिस चौक भी बनती है, ठीक है, इसी से बनी हुई है। चलो लिख लो अभी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ देख लेना, ठीक है, मैंने आपको अलग से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूँ, तो उसमें हो सकता है काम आ जाए। जब कोई ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, यही हमने अभी देखा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया उसने, क्लियर है। इसको हम मेटल ऑक्साइड भी बोलते हैं क्योंकि कैल्शियम एक मेटल होता है, ठीक है ना, इसको मैं मेटल ऑक्साइड भी कह सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इतना कह रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब लिख लो, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार देख लो। मैग्नीशियम रिबन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, जो कि हमने देखा था, एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड X, एक X नाम का कंपाउंड बनाता है। दिस कंपाउंड X डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अनदर कंपाउंड Y। जब वो वाटर से रिएक्ट होता है, डिजॉल्व होता है, तो एक और कंपाउंड बनाता है Y। तुम्हें बताना है X और Y क्या है विद अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ आया, ये एग्जैक्ट चीज़ हमने नहीं करी आज, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया था उससे तुम्हें ये सारी चीज़ें बन जानी चाहिए। एक बार पूरा पढ़ना, मेरी शक्ल मत देखो ना मुझसे, हाँ मेरी शक्ल में बिल्कुल मत देखना, ठीक है, हाँ ठीक है, या फिर कोई भी सवालिया निशान अभी मत लगाना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि घर जाकर आराम से इत्मीनान से जब पूरा पढ़ लो, जो मैंने कराया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला पार्ट, उसको पढ़ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और मुझे ये होमवर्क चाहिए नेक्स्ट क्लास में। चलो तो आज की क्लास यहीं तक होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक और टाइप बचा है, एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में एक और टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, उसमें एग्जाम्पल्स ज़्यादा हैं, उसमें टाइप्स नहीं है, उसमें एग्जाम्पल ज़्यादा है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले सर आप तो सब में ही कह रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूँ बेटा, ये चैप्टर पूरा एग्जाम्पल से ही बना हुआ है। एग्जाम्पल याद कर लोगे, आज ही मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला और उसके बाद मैग्नीशियम रिबन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक है।